नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। रूस के यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर 9 गांवों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इसमें रूसी तेल डिपो और बिजली सबस्टेशन में आग लग गई। रूस और यूक्रेन के बीच सालों से चल रही लड़ाई के बीच आज यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा रूस पर नया हमला किया गया, जिसमें रूस के बेलगोरड और लिपिस्क क्षेत्रों के एक तेल डिपो और बिजली सबस्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक 2 सीमावर्ती क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि उत्तरी खार्किव क्षेत्रों में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। बॉर्डर इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक 2 सीमावर्ती क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, रूसी सेना के साथ तीव्र लड़ाई में उलझे हुए हैं, जबकि यूक्रेनी गोलाबारी के कारण रूसी अपार्टमेंट की इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर आज मतदान हुआ है। गौरतलब है कि चौथे चरण का चुनाव प्रचार शनिवार 11 मई को समाप्त हो गया था। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों और तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ है। वोटिंग के दौरान लोग भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे। वहीं मतदान के मद्देनजर पुलिस अधिकारी भी दल बल के साथ मौजूद रहे। पुलिस और जवानों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं कई जगह ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी और कई जगह लड़ाई झगड़े की खबरें भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज पीएम मोदी के भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। यह रोड शो मालवीय प्रतिमा से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक निकाला गया। इसी रास्ते पर लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने काशी में असी संगम से बाबा विश्वनाथ के धाम तक विश्वनाथ वंदन यात्रा की शुरुआत की थी और आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की गई और 251 डमरू वादक, शंख वादक और बटुक पीएम का अभिवादन करने पहुंचे। बता दें कि काशी 3 खंड में बटी हुई है और यह केदार खंड से विश्वेश्वर खंड की यात्रा है। आज पीएम मोदी ने बीएचयू गेट से रोड शो की शुरुआत की। वह पंचक्रोशी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव का केंद्र बिंदु है। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री 5 किलोमीटर के मार्ग में करीब 1.5 लाख की आबादी से सीधे रूबरू हुए। इस दौरान पीएम ने जनता से संवाद कर वोट की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वर्ष 2014 और 2019 में एक तरफा जीत हासिल कर चुके मोदी कल मंगलवार को वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री 14 मई को काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन और उनकी अनुमति लेने के बाद नामांकन करेंगे। नामांकन में भाजपा के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री और विशिष्ट लोगों के रहने की संभावना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। बता दें कि 3 नक्षत्रों में योग में पीएम कल नामांकन करेंगे। तीसरी बार मोदी 14 मई को विशाख शुक्ल सप्तमी तिथि में नामांकन करेंगे। शास्त्रीय मान्यता है कि इस तिथि में ही स्वर्गलोक में मां गंगा की उत्पत्ति हुई और वे भगवान शिव के जटाओं में आई। तिथि विशेष पर नक्षत्र राज, पुण्य और सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का अद्भुत संयोग भी रहा। बता दें कि इस बार होने वाले नामांकन को बीजेपी स्पेशल बनाना चाहती है। यही वजह है कि एनडीए के सभी दलों के बड़े नेताओं और सीएम को भी शामिल होने का न्योता किया गया है। वाराणसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है और इस सीट पर पीएम मोदी का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से होगा। हालांकि पीएम मोदी को इस सीट पर टक्कर देना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अजय राय का दावा है कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था। याचिका में इन कथित भाषणों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की शिकायत पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है। अदालत ने प्रधानमंत्री के धर्म और देवी देवताओं के नाम पर कथित रूप से वोट मांगने वाले भाषण से संबंधित याचिका पर दिए गए अपने पहले के आदेश का भी हवाला दिया और कहा कि कोई भी धारणा बनाना अनुचित है। निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि आयोग पहले ही सभी राजनीतिक दलों को एक विस्तृत परामर्श जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और कार्यालय से हटाने की मांग वाली याचिका
आज सोमवार 13 मई को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अदालत केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत भाटी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थे। कानूनी अधिकार क्या है, हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए? वजूदे पर आपके पास निश्चित रूप से कहने के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से कहा कि अगर एलजी चाहे तो कार्रवाई करें, हम इच्छुक नहीं हैं। इसके बाद पीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 2 महिलाओं सहित 3 नक्सली मारे गए हैं। हाल के महीनों में पुलिस ने नक्सल के खिलाफ गहन अभियान चलाया है और पिछले महीने भी राज्य पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में 36 लाख के इनामी 4 नक्सलियों को मार गिराया था। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि एक खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों के पैरामिलिट्री दल के कुछ सदस्य अपने चल रहे सामरिक जवाबी आक्रामक अभियान अवधि के दौरान विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से भामरागढ़ तालुका के कटरागढ़ गांव के पास एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। गढ़चिरौली पुलिस की एक विशेष लड़ाकू शाखा C60 कमांडो की 2 इकाइयों को तुरंत इलाके में तलाशी के लिए भेजा गया था। जब टीमें तलाशी अभियान चला रही थी तब नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसकी C60 कर्मियों ने जवाब दिया। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तार की गई 2 चुनौतियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान ईडी अपना जवाब दाखिल करें। ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ पहले सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने लगातार कई बार सुनवाई की जल्द तारीख देने की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना पुलिस को दी गई और बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस फौरन कार्रवाई में जुट गई। इसके साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को सूचना दी। सूचना मिलते ही पेरेंट्स स्कूल की तरफ दौड़े। आनन फानन में अपने बच्चों को स्कूल से लेकर गए। डर की वजह से स्कूल खाली कराया गया। मामला जिले के विरामखंड 2 में स्थित स्कूल का है, जहां अचानक बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन एहतियातन जांच जारी है। वहीं छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खाली करने के बाद बंद कर दिया गया, जिसके बाद प्रबंधन ने स्कूल बंद करके पूरे परिसर की चेकिंग करवाई। सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी छुट्टी दे दी गई। बता दें कि स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी की वजह से सब सहमे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ पर एक कैंटर से 2 ट्रैक्टरों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा अनूप शहर गवा मार्ग पर हुआ और यहाँ पर कैंटर से 2 ट्रैक्टरों से भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टरों में सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ट्रैक्टरों में सवार लोग गंगा किनारे अंतिम संस्कार पर लौट रहे थे। सभी संभल के कैला देवी क्षेत्र के लखनपुर के रहने वाले थे। घायलों को रजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।